हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लास 9th में आप लोग पढ़कर आए होंगे कि अगर कोई एक बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, उसकी कुछ पोजीशन थी इनिशियली। उसके बाद अगर हम देखें कि उस पोजीशन पर कुछ वेलोसिटी थी, तो टी समय बाद कितनी वेलोसिटी होगी या उसकी क्या पोजीशन होगी, इसको हम लोग बता सकते हैं बाय द यूज ऑफ थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको कि आप लोग ने पढ़ा था, उसका डेरिवेशन नहीं किया। 9th क्लास में पहले हुआ करता था ग्राफिकल मेथड उनको डिराइव करने के लिए, बट अब वहां से उस डेरिवेशन को हटा दिया गया है, डायरेक्ट उन इक्वेशंस को यूज किया जाता है 9th क्लास में। तो हो सकता है कि आपने उसको वहां पर पढ़ा हो डेरिवेशन का, या तो नहीं पढ़ा हो, वो दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बट यहां पर मैं उसका जो डेरिवेशन है उसको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो ग्राफिकल मेथड, दूसरा कैलकुलस, ठीक है। तो देखिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब। तो वी कैन डिराइव सम सिंपल इक्वेशंस दैट रिलेट डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन सभी चीजों को रिलेट करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि किसी बॉडी के मूवमेंट को या मोशन को अगर हम लोग कहें, उसको ट्रेस किया जा सकता है, उसकी ट्रैजेक्टरी को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वो कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, इन सब चीजों को पता किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारा रिलेशन है, ये वाला, ठीक है, जैसे ये, इसको हम लोग अगर ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करें, ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे हम लोग चीजों को फाइंड करेंगे। देखिए, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी। अब क्योंकि उस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मौजूद है, तो जो वेलोसिटी होगी वो सेम स्लोप से यहां पर बढ़ेगी, यहां पर जो इसका स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। तो एक कांस्टेंट स्लोप के साथ जो जो वेलोसिटी का कर्व है वो ऐसा बढ़ा और यहां तक पहुंच गया, यानी कि वेलोसिटी अब बढ़कर हमारी हो गई वी, वेलोसिटी बढ़कर हो गई वी, ठीक है, यहां तक। तो अगर हम लोग फाइंड करना चाहें इससे डिस्प्लेसमेंट, तो फाइंड किया जा सकता है। और अगर इसी सिचुएशन को हम लिखें तो ये लिखा जा सकता है कि देखो, जो वेलोसिटी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट, ये लिखी हुई है। अब ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम, तो ए इंटू टी, इतनी और वेलोसिटी उस पर एडअप हो गई और वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, वी नॉट प्लस एटी, इतनी हमारी वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होने की वजह से कुछ और वेलोसिटी ऐड हो गई, एटी वेलोसिटी और ऐड हो गई। ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, एटी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। इनको आप यूनिट्स वगैरह से देखा करिए, डायमेंशन से देखा करिए, बहुत बहुत आसान हो जाती है चीजें इनको देखो, क्योंकि जैसे ए है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है सेकंड, तो सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, बन गया हमारा मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड ही तो बन गई, स्पीड ही तो बन गई, है ना, ये चीज क्लियर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस पे हम लोग को अगर निकालना है कि एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, तो देखो, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व जो होता है हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि यहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, यहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, इसमें यहां से क्या, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दे, तो नीचे हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, नीचे हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा और ऊपर एक हमें ट्राइंगल मिल जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया करने से मिल जाएगा हमें एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम लोग,
सिंपल सा, अगर हम लोग एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी फाइंड करें, ठीक है, इस ट्राइंगल जो है, ये जो ट्राइंगल है हमारा एबीसी, इसका अगर हम लोग एरिया निकालें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिल्कुल। तो ये जो बेस है वो कितना है, यहां से यहां तक, यानी टी के बराबर है ये। और ये जो हाइट है वो कितनी है, हाइट है हमारी इस डिस्टेंस के बराबर, और ये जो डिस्टेंस है हमारी वो है v माइनस वी नॉट के बराबर। किसके बराबर, v माइनस वी नॉट के। तो v माइनस वी नॉट हमने यहां पर लिखा, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया। तो हाफ इंटू वी माइनस वी नॉट इंटू टी। क्लियर, ये चीज हो गई। प्लस इसमें करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट इंटू टी, लेंथ इंटू विड्थ। इसको अब सॉल्व करेंगे, तो जब इसको ये जो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना, तो इसको हमने वही इसके बराबर लिख दिया, x इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो गया वी नॉट इंटू टी। अब यहां से हम लोग देखिए ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली पहली वाली इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो इसको लिखा जा सकता है v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 80, लिखा जा सकता है v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 80, है ना। तो v माइनस वी नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, देखो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 80, इसको हम लोग क्या करेंगे, v माइनस वी नॉट की जगह पर पुट कर देंगे। तो v माइनस वी नॉट की जगह पर जब हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 80, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू हाफ 80 इंटू टी, यानी कि 80 स्क्वायर, ये 80 आ जाएगा यहाँ पर, तो हाफ इंटू 80 इंटू टी यानी कि हाफ 80 स्क्वायर प्लस वी नॉट टी। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें तो ये बन जाएगा ये, यानी कि ये जो इक्वेशन है वही इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर आ गई, आया ना, कुछ इस पे फर्क पड़ा, यहां पर ये इक्वेशन निकल कर आ गई, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 2.5 है, ये जो इक्वेशन 2.5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से, देखो ये जो हमारी है यहां पर ये चीज v माइनस वी नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस वी नॉट टी, इसमें इसको देखो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि v प्लस वी नॉट बाई 2 x इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट बाई 2, कैसे, ये हो जाएगा v t बाई 2 माइनस वी नॉट टी बाई 2 प्लस वी नॉट टी, ठीक है। तो वी नॉट टी में जब वी नॉट टी बाई 2 माइनस होगा तो ये बचेगा यहां पर प्लस वी नॉट टी बाई 2, यानी कि वी टी बाई 2 प्लस वी नॉट टी बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब हो गया यहां पर हमारा, तो इसको क्या करेंगे, जो t है और 2 है वो कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब यहां पर ये इक्वेशन तो निकल कर आ गई, x इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी, ये निकल कर आ गई। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये हमारी डिफाइंड होती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और ये कब होता है, ये तभी होता है एवरेज वेलोसिटी के जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वरना ये नहीं होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा ये वेलोसिटी के केस में हम लोग कर रहे हैं, और वो भी कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। हम ऐसे कभी भी एवरेज वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग कभी भी ऐसे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट ये तब होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये निकलकर नहीं आएगा, वहां पर हमें मतलब वही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम करना होगा, तब एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगी, ठीक है। यहां पर हम तब कर पा रहे हैं जो फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करके दो से डिवाइड, जब हमारा जो
एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से देखिए जो x इज इक्वल टू v इंटू टी बन गया, और ये वही चीज है जिसको कि आप लोग 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ते आए होंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करते थे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम किया है, तो स्पीड यहां पर वही एवरेज स्पीड की बात हो रही है एक तरीके से, यहां पर वैसे एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है, बट यहां पर हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो आप चीजें पढ़ कर आते हैं उससे एकदम डिफरेंट नहीं है, यहां पर उसके थोड़े और चीजें क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। ठीक है, ऐसा है कि यहां पर और जनरलाइज हो रही हैं चीजें, ताकि आप और ज्यादा जो सिचुएशंस है उनको एनालाइज कर सके। ठीक है, ये समझ पे आ गया। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि x इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टी। कैसे बना, आ गया होगा समझ पे आपको, क्लियर। तो अगर यहां पर हम लोग देखें कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि वो किसी एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो सीधे टाइम से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा इक्वेशन निकल कर आया x इज इक्वल टू vt, इस पे आप क्या करें, अगर कि ये जो पहली इक्वेशन थी हमारी, ये वाली जो पहली इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका इस्तेमाल करें इस चीज को रखने के लिए, v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी। इसको अगर हम लोग पुट करें तो v माइनस वी नॉट बाई ए इज इक्वल टू टी, टी की जगह पर हम क्या करें, इसको पुट कर दें, जो टाइम का एक्सप्रेशन था उसको हमें यहां पर हटाना है। तो एवरेज है ये v प्लस वी नॉट बाई टू इंटू v माइनस वी नॉट बाई, ये निकल कर आ गया v माइनस वी नॉट बाई ए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ये बन गया, और 2 इंटू ए हो जाएगा 2a। क्लियर, ये चीज हुई। अब ये जो 2a है वो ऊपर चला जाएगा x के साथ, मतलब दूसरी तरफ चल जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई पे, तो ये बन जाएगा 2ax। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर हमारा v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर। क्लियर, बस यहां से हम लोग निकालेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, और जो x है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर हमें पोजीशन दी हो, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर आ गई बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से ये हमारे पास 3 इक्वेशन निकल कर आ गई। क्लियर, अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं x इज इक्वल टू 0 मानकर। मतलब इस चीज को देखो, इनको थोड़ा और जनरलाइज अगर करें हम लोग, तो ये मान सकते हैं कि ये जो है वो हो जाए, ये तो सेम ही रहेगी। ये वाली जो इक्वेशन है, x को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर अगर हम लोग डिस्कस करें, तो इसको x को रिप्लेस किया जा सकता है x माइनस एक्स नॉट से, जहां पर कि जो x नॉट है वो पोजीशन है एट टाइम 0, और जो या फिर इनिशियल पोजीशन है, और ये है फाइनल पोजीशन। तो x माइनस एक्स नॉट को यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v नॉट प्लस टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। और ये जो सारी इक्वेशंस है वो हमारी किस पे पूरी बेस्ड होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर है, तो ये उसके लिए वैलिड होती है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई होकर बन जाएगी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। एक्स को हमने रिप्लेस किया x माइनस एक्स नॉट से, तो ये बन जाएगा जो माइनस एक्स नॉट था इधर आ जाएगा प्लस में, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन पर इसका मीनिंग क्या है, देखिए अगली वाली पर ही हम रिप्लेस कर देते हैं x की जगह पर x माइनस एक्स नॉट, फिर बताते हैं इनका मीनिंग क्या है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। यहां पर इस इक्वेशन का जो मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर जो फाइनल पोजीशन होगी,
वो कैसी होगी? इनिशियल पोजीशन पर इतना ऐड हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से, और इतना ऐड हो रहा है वो जो एक्सेलरेशन था उसकी वजह से। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर था, ठीक है, इस ओरिजिन से हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, एक्स नॉट जगह पर था। फिर वी नॉट टाइम पर क्या, सॉरी, वी नॉट वेलोसिटी और टी टाइम तक जब वो मूव करता रहा, ठीक है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी खो थोड़ी ना जाएगी अगर एक्सेलरेशन है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वो इनिशियल वेलोसिटी पे ऐड ही तो कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी में ऐड हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो बॉडी के पास है ही, उससे तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ही टी टाइम पर। तो वी नॉट टी से हमारी कुछ डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वजह से थोड़ी और हमारी डिस्टेंस कवर हो रही है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फाइनल पोजीशन मिल जाती है, यानी कि एक्स फाइनल हो गया, एक्स नॉट इनिशियल हो गया। और अगर यहां से कैलकुलेट करें तो सीधे जो एक्स है वो ये रिप्रेजेंट करता है, ओके, और एक्स नॉट यहां से लेकर यहां तक, इस तरीके से ये चीजें निकलकर आती हैं। ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। क्लियर? अब इस पे अगर इन्हीं इक्वेशंस को हमें फाइंड करना हो कैलकुलस से, क्या करना हो, इन्हीं इक्वेशंस को फाइंड करना हो कैलकुलस से, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस का यूज करके फाइंड करेंगे और स्टार्ट करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। हम लोग जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, डीवी बाई डी। जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डीवी बाई डी। तो ये जो ये पूरी क्वेश्चन है, इसको dv इज इक्वल टू ए डी टी ऐसे लिखा जा सकता है। ये कैसे आया? ये एक्चुअली जैसे ये होता है ना कि जैसे लिखा हो यहाँ पर a इज इक्वल टू वी बाई टी, लेट अस सपोज मैंने इतना सिंपल करके ऐसे लिख दिया a इज इक्वल टू वी बाई टी। तो आप लोग कहें कि जो t है वो इस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई पर, तो ऐसा तो होता नहीं है, t इधर मल्टीप्लाई पर जाता नहीं है, ऐसे उठकर चला नहीं जाता है, ये कोई रूल नहीं होता मैथ्स पे। ठीक है, मैथ्स में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि टी उठ के और उधर चला जाए। आप ये जो इधर उधर लेकर जाते हैं चीजों को, वो किसके बेसिस पर जाते हैं पता है? ये लेकर जाते हैं आप इस बेसिस पर कि अगर दोनों तरफ सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पर। यानी कि a इंटू टी करते हैं आप, और ये t यहीं पर रहता है। अब क्योंकि आपने इधर t का मल्टीप्लाई किया था तो आपको इधर भी t का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जाकर ये इसको ऐसे डिवाइड कर देता है, तो आपको लगता है कि ए टी इज इक्वल टू सीधे v हो रहा है, t उधर चला गया। जबकि क्या होता है, हर बार जब भी इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं तो आप उसको इक्वेट ही करते हैं, वहां पर आपको उस इक्वेशन को क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। तो वहां पर आप इधर उधर चीजों को नहीं ले जा सकते। आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन की उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि सेम ऑपरेशंस को अगर हम लोग करें दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसकी वैल्यू पर, बस उतना ही हम यहां पर करते हैं और उससे सारी चीजें निकलती हैं। यानी कि यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी जैसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डीवी बाई डी टी। तो हमें देखकर लग रहा होगा कि इस पे क्या हो रहा है कि ये जो डी टी है उधर मल्टीप्लाई पर जा रहा है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली यहां पर इधर भी dt और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए इसको किया है। तो जब इसको इंटीग्रेट किया है तो इधर इंटीग्रेट होकर बचा है dv सिर्फ, और इधर आ गया है हमारा adt। ठीक है, यानी कि एक बार हम इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं, एक तरफ इधर dt लिखकर और इधर dt लिखकर इसको इंटीग्रेट ऐसे एक तरफ तो एक बार किया जा चुका है। तो एक बार जब dt के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा चुका है तो बचा है अब हमारे पास dv। इस तरीके से वो निकलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि dt उधर चला गया मल्टीप्लाई पर। तो dv इज इक्वल टू ए डी टी, ये हुआ। देख रहे हो तो सीधे है कि dt उधर चल जाए मल्टीप्लाई पर तो सीधे काम हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू ए डी टी ये हमारा बना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बट जो वेलोसिटी है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कि मान लीजिए शुरुआती दौर पर जब टाइम जीरो था तो जो वेलोसिटी थी वो हमारी v नॉट थी, और जो टाइम t हुआ तो वेलोसिटी फाइनल हमारी v हो गई।
ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम v नॉट टू v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t a dt। तो अब ये जो a है वो कांस्टेंट है, इस कारण से ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा यहां से बाहर। यहां पर सिर्फ इंटीग्रेशन होगा किसका, dt का, जिससे कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये 0 टू t इंटीग्रेट होकर बन जाएगी। यहां पर t देखो, जैसे dt है तो dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, जैसे dt लिखा हुआ है और कुछ नहीं है तो ये बन जाता है t, और ये बन जाता है यहाँ पर 0 टू t। फिर उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं इस पे, तो ये आ जाता है यहाँ पर t माइनस 0। ठीक है, ये चीजें बन जाती हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये होता है। तो ये हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया। देखो यहाँ पर निकल कर आएगा v की लिमिट लगेगी v नॉट और v की, v माइनस v नॉट हो जाएगा। तो v माइनस v नॉट इज इक्वल टू 80। ये यहाँ पर हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को अगर हम लोग चाहें तो रीअरेंज कर ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर आ गई, हाँ या ना। फिर इस पे आगे बढ़ते हैं और वेलोसिटी की डिफिनीशन को उठाते हैं। तो वेलोसिटी की जो डिफिनीशन होती है वो हमारी होती है v इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, तो इस पे वही चीज कि dx इज इक्वल टू लिख देंगे v dt। ठीक है, dx इज इक्वल टू v dt लिख देंगे। तो dx इज इक्वल टू v dt पर लिखने पर यहां पर फिर इंटीग्रेट करेंगे x नॉट से लेकर x तक और टाइम को 0 से लेकर t तक। यहां पर इसको इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे तो ये x आ जाएगा। ठीक है, बट यहां पर हम लोग ने क्या किया, ये जो v था इस v को रिप्लेस कर दिया इससे। ऐसा क्यों किया है? इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो v है ये कांस्टेंट थोड़ी ना है। ये जो v है ये कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये वेरिएबल है, यानी कि चेंज हो रही है ये वैल्यू। और ये किस पर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है t पर। ठीक है, ये जो है ये डिपेंडेंट है t पर। तो ये जब डिपेंडेंट है t पर, यानी कि हमें इस v की जगह पर v नॉट प्लस 80 को पुट करना होगा। v नॉट 80 को यहाँ पर पुट करना होगा। तो हम लोग ने क्या किया, v की जगह पर v नॉट प्लस 80 को पुट कर दिया। इसको पुट करने के बाद इसको किया इंटीग्रेट, ये हो गया 0 टू t। तो v नॉट प्लस 80 इंटू dt और 0 टू t। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेट होकर v नॉट dt प्लस यहां पर इस तरीके से 80 dt ये हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये यहां पर मिल जाएगा हमें v नॉट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर इस जगह पर। और ये जो इंटीग्रेट होगा ये बन जाएगा x माइनस एक्स नॉट। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। क्लियर यहां तक? ये निकल कर आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी से फिर अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको फाइंड करेंगे। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन था dv बाई dt, इस पे थोड़ा सा नए तरीके से इसको लिखेंगे। तो dv बाई dt को लिखा जा सकता है एक नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर हम लोग करना चाहें तो dv बाई dx और dx बाई dt। देखो ये भी वहां पर यहां पर जो किया गया है ये वही किया गया है कि सेम ऑपरेशन अगर हमारे होते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड पर तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू पर। तो dv बाई dt में क्या किया हमने, ये देखा कि dv को पहले हम चाहे तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर x को हमें डिफरेंशिएट करना होगा t के रिस्पेक्ट में। मीनिंग क्या है इसका यहाँ पर, कि हम लोग ने जो यहाँ पर v को बनाया, देखिए एक्चुअली जो कैलकुलस होता है उस पे एक रूल होता है हमारा कि अगर मान लीजिए कि कोई है हमारे पास वेरिएबल जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो लेट अस सपोज यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो x पर डिपेंड कर रही है। ये जो वेलोसिटी है वो x पर डिपेंड कर रही है और इसको आपने लिख रखा है कि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि वेलोसिटी आपकी जो फंक्शन है वो दे रखी है x के टर्म्स पर, जबकि आपको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर डिफरेंशिएशन का रूल आता है कि आप क्या करें, आप इस फंक्शन को यहां पर डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और सॉरी
यहां पर आप क्या करें, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और उसके बाद फिर यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इससे हमारा जो चीजें होती हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि डीवी एक्स बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं डीवी एक्स बाई डी एक्स और डीएक्स बाई डी टी। ठीक है, यहां तक समझ पे आया? ये चीज ऐसे निकलकर आ गई। अब यहां पर देखो dx बाय dt जो होता है वो होता है v, तो हमने यहां पर v पुट कर दिया, यानी कि a इज इक्वल टू v dv बाई dx, ये बन गया। इस इक्वेशन को भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है काफी क्वेश्चंस पर जहां पर कि वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दिया होता है। ठीक है, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दिया होता है, उस केस पे हम लोग को इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि अब ये जो dx है इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई पर, जाता नहीं है, वो दोनों तरफ ऑपरेशन करना पड़ता है। तो v dv इज इक्वल टू हो जाएगा a dx। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर हमारा v dv और यहां पर a dx है। a देखो यहां पर कांस्टेंट है, a क्या है यहां पर कांस्टेंट है, तो a जब कांस्टेंट है हमारा तो a आ जाएगा बाहर, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट रखेंगे तो x माइनस एक्स नॉट। यहां पर v dv है, तो जब इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन दिया होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे x टू द पावर n है अगर, और इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a टू b, तो इसका जो इंटीग्रेशन है dx के रिस्पेक्ट में है अगर, तो ये बन जाता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, और इनका फिर हमें लिमिट रख देना होता है a से b तक। तो यही है, देखो v की पावर कितनी है, 1 है, तो n की वैल्यू हो गई 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, और फिर 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि v का जो इंटीग्रेशन होगा dv के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा हमारा कितना, v स्क्वायर बाई 2। फिर जब हम लोग लिमिट रखते हैं तो बन जाता है v स्क्वायर बाई 2 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2, जो कि बन जाएगा v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2। यहां से 2 उधर मल्टीप्लाई पे चल जाएगा और v नॉट फिर उधर प्लस में चल जाएगा, तो बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, ये यहां पर हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हो गया। क्लियर, समझ पे आई बात? तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ने यहां पर फाइंड कर लिया, ग्राफिकल मेथड से भी और कैलकुलस मेथड से भी, और इन्हीं इक्वेशंस को ही यूज करके हम बहुत तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।